गरचे अहले शराब हैं हम लोग, ये न समझो खराब हैं हम लोग। जिगर मुरादाबादी का शेर है और जरूरी थोड़ी है कि सालों पहले का शेर किसी न्यूज का पैक बन जाए। शराब चर्चा में है, कथित शराब घोटाला हुआ है, ईडी एक्शन में है, निशाने पर आए हैं पूर्व छत्तीसगढ़ सीएम के बेटे चैतन्य बघेल। उनके पापा भूपेश बघेल कहते हैं बर्थडे के दिन बेटे को मोदी शाह ने गिफ्ट दिया है। अडानी का नाम भी आया है, नाम फिर से ईडी और कांग्रेस का साथ आया है, पर मामला रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा है। राहुल गांधी ने कुछ आरोप लगाए हैं। आज की बड़ी खबर में इनकी बात करेंगे, फिर चलेंगे बिहार, जहां की खबरें देखो तो लगता है कि लाइव पबजी देख रहे हैं। बात करेंगे पटना के अस्पताल में चली गोलियों की, मरने वाले और मारने वाले गैंगस्टर्स का इतिहास जानेंगे, पुलिस की हीला हवाली का वर्तमान चेक करेंगे। बात करेंगे कि कौन से बारीक मौके पर इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली। नोटों की गड्डी के लिए ख्यात जस्टिस वर्मा की एक और डिमांड आई है, वो भी जानेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Bajaj Freedom, Mrs. Bectors and Sensodyne K. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। 18 जुलाई 2025 का दिन छत्तीसगढ़ के भिलाई का एक घर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का। उसके बाहर से कुछ दृश्य आए, हेलमेट लगाए पुलिस वाले दिखे और नारे लगाते कांग्रेस कार्यकर्ता भी दिखे। घर के अंदर थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की टीम, जो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अरेस्ट करने आई थी एक कथित शराब घोटाले मामले में। इस साल मार्च में भी ईडी ने चैतन्य से जुड़ी जगहों पर रेड मारी थी। इसी मामले में एजेंसी का कहना है कि इस मामले में नए सबूत मिले हैं। ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार किया और रायपुर की पीएमएलए अदालत में पेश किया। पीएमएलए अदालतें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में सुनवाई करती हैं। ईडी का आरोप है कि कथित शराब घोटाले में पैसों का जो हेरफेर हुआ है उसके सिरे चैतन्य तक भी जाते हैं, इसलिए चैतन्य पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई, बोले कि अडानी समूह के लिए पेड़ कटाई चल रही है और इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसके खिलाफ ये गिरफ्तारी विपक्ष को चुप कराने के लिए की गई है। सीधी सी बात ये है कि अडानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने काम किया, हम सारे विधायक कमनार गए, इसके कारण से ये कार्रवाई की गई। और जो शिकायत ये आ रही है कि पप्पू बंसल के बयान के आधार पर, तो यहाँ कोर्ट से उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है और वो आदमी खुलेआम घूम रहा है, कभी ईडी कार्यालय जाता है, कभी सीबीआई कार्यालय जाता है। उसके बयान के आधार पे आप कार्रवाई कर रहे हो और वो आदमी कोर्ट के एनबीडब्ल्यू है और ऑफिस घूम रहा है। इससे समझ आ जाता है कि सारा षड्यंत्र हो रहा है शासकीय एजेंसियों के माध्यम से। भूपेश बघेल ने पेड़ कटाई के जिस मुद्दे का जिक्र किया वो रायगढ़ जिले की तमनार तहसील से जुड़ा है, जहां गांव वाले एक कोयला खदान के लिए पेड़ कटाई का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को इस खदान का आवंटन किया गया है, जिसने यहां पर कामकाज का कॉन्ट्रैक्ट अडानी समूह को दिया है। इसी महीने की शुरुआत में भूपेश बघेल ने तमनार पहुंचकर गांव वालों का समर्थन किया था। भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई तो बीजेपी नेताओं ने भी बयान दिए, बोले कि ईडी स्वतंत्र है, कानून के मुताबिक ही काम करती है। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी भाई नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएमएलए कोर्ट ने चैतन्य को 5 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया है। ये तो थी आज के घटनाक्रमों की जानकारी। अब जानते हैं केस क्या है, ईडी ने क्या आरोप लगाए हैं और चैतन्य बघेल एक्स सीएम के बेटे होने के अलावा और क्या हैं। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला एक लंबी कहानी है जो साल 2019 से 2022 के बीच घटती है। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। ईडी का कहना है कि इस घोटाले के जरिए सरकारी खजाने को 2161 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। एक शराब सिंडिकेट की जेब भरी गई और यह सिंडिकेट कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। इसमें शामिल थे नेता, अधिकारी, शराब कारोबारी। बकौल ईडी इस घोटाले ने छत्तीसगढ़ में शराब के कारोबार को पूरी तरह से बदल दिया था। हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि इस मामले में मार्च में महीने में ईडी ने रेड मारी थी और इसके 2 महीने पहले जनवरी के महीने में राज्य के तत्कालीन आबकारी मंत्री, जब घटनाक्रम हुआ था तब के आबकारी मंत्री
कवासी लखमा को ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया था और भी गिरफ्तारियां हुई थी। एजेंसी ने पीएमएलए अदालत को बताया था कि कांग्रेस नेता और रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर और रिटायर ऑफिसर अनिल टुटेजा इस सिंडिकेट के सरगना थे। सिंडिकेट ने शराब बेचने का एक समानांतर सिस्टम बना लिया था। एजेंसी के आरोपों को 4 बिंदुओं में समझ लेते हैं। लाइसेंस के लिए घूस। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL शराब के कारोबार को नियंत्रित करती है। CSMCL ने शराब बनाने वालों और इसकी सप्लाई करने वालों से घूस ली लाइसेंस और मार्केट शेयर दिलाने के लिए। मतलब जो भी जितना पैसा देगा उसको उसी के मुताबिक मार्केट में हिस्सेदारी मिलेगी। एजेंसी का कहना है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा हर महीने 2 करोड़ की घूस लेते थे। शराब बिक्री का रिकॉर्ड नदारद। एजेंसी के मुताबिक बहुत सारी जो शराब बेची गई उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया। मतलब अवैध शराब बिक्री से खूब सारा पैसा बनाया गया और यह पैसा सिंडिकेट के लोगों की जेब में गया। नकली होलोग्राम। सिंडिकेट ने नकली होलोग्राम बनाए ताकि शराब की बोतलें असली लगे। साथ ही उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए शराब मार्केट पे कब्जा कर लिया। इससे कंपटीशन खत्म हो गया और सिंडिकेट के लोग पैसे बनाते रहे। मनी लॉन्ड्रिंग। एजेंसी के मुताबिक इस स्कैम से जो पैसा आया उसको साफ सुथरा दिखाने के लिए सिंडिकेट ने रियल एस्टेट और दूसरे धंधों में निवेश किया। एजेंसी के मुताबिक चैतन्य बघेल को भी ये पैसा मिला। करीब 1000 करोड़ रुपए रियल एस्टेट के जरिए घुमाए गए। ईडी इसे 2161 करोड़ रुपए का स्कैम बता रही है, जबकि छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EAW का कहना है कि यह स्कैम 3200 करोड़ रुपए का है। दरअसल ईडी ने नवंबर 2022 में इस पूरे मामले में पहली FIR दर्ज की थी इनकम टैक्स विभाग की शिकायत पर। इस FIR को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अप्रैल के महीने में रद्द कर दिया, लेकिन एजेंसी पहले ही राज्य के EOW से एक और FIR दर्ज करने को कह चुकी थी, जो दर्ज हुई थी जनवरी 2024 में। अब थोड़ी सी बात चैतन्य बघेल की भी कर लेते हैं। भूपेश बघेल के 4 बेटों में से एक हैं चैतन्य। परिवार के साथ भिलाई में रहते हैं। मानसरोवर कॉलोनी में घर है, वही घर जहां पे ईडी ने इस साल मार्च में और आज छापा मारा। 18 जुलाई को जन्मदिन होता है और इसी दिन अरेस्ट हुए हैं। भूपेश बघेल ने मोदी और शाह का गिफ्ट बताया है इसे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी जयप्रकाश एस नायडू की रिपोर्ट के मुताबिक चैतन्य कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि 2018 से 23 के बीच चैतन्य की राजनीतिक पारी शुरू करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में जब भूपेश बघेल राजनांदगांव से खड़े हुए तो चर्चाएं चली कि चैतन्य अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पाटन सीट से, लेकिन भूपेश बघेल की हार के बाद यह प्लान भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चैतन्य अपने परिवार का वेजिटेबल फार्म चलाते हैं। पहले रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। इससे ज्यादा उनके कामकाज के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस ईडी केस से इतर पिछले साल दुर्ग पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी भिलाई में एक प्रोफेसर की हत्या के प्रयास के मामले में। ये तो थी पूरी कहानी। इस गिरफ्तारी को भूपेश बघेल के लिए एक बड़ा झटका कहा जा रहा है। फिलवक्त बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का हिस्सा भी हैं। इस साल की शुरुआत में भूपेश बघेल को पंजाब का इंचार्ज नियुक्त किया गया था ताकि खेमेबाजी से जूझ रही पंजाब कांग्रेस को पटरी पर लाया जा सके। अब बात ईडी और कांग्रेस की हो रही है तो एक और जरूरी अपडेट। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सुबह 11 बजे के आसपास एक्स पर पोस्ट किया। इसको अपने टाइमलाइन पर पिन भी कर दिया। राहुल गांधी ने लिखा कि मेरे जीजा जी को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। उनके खिलाफ दाखिल की गई ताजा चार्जशीट उसी विच हंट का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं क्योंकि वे राजनीति से प्रेरित उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस चार्जशीट का जिक्र किया है वो एक दिन पहले 17 जुलाई को ईडी की तरफ से दाखिल की गई है। एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है, जो कथित तौर पर गुरुग्राम के शिकोहपुर में लैंड डील से जुड़ी हुई है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़ी 37 करोड़ रुपए की 43 संपत्तियों को जब्त किया है। ये संपत्तियां राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में है। पूरा मामला साल 2008 का है। रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप कि कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए होने के बाद भी उन्होंने 58 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा किया था। इस मामले में 24 जुलाई को सुनवाई होगी। ललन टॉप आप तक सारी बातें पहुंचाता रहेगा। पहली बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं। अब अगली खबर की बारी। Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight। अब बात गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर केस की। अस्पताल के अंदर 5 लोग घुसते हैं, मर्डर करते हैं और टहलते हुए लौट जाते हैं, लेकिन 30 घंटे बीत जाने के बाद भी हत्या करने वाले पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तारीख 17 जुलाई 2025 सुबह करीब 7 बजे का वक्त पटना के राजा बाजार में पारस हॉस्पिटल 2 बाइकों से आए 5 लोग हॉस्पिटल में घुसते हैं। 5 में से 4 ने तो कैप पहनी है, लेकिन चेहरा छुपाने की खास मंशा दिखती नहीं है। वो इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी गेट से होते हुए सीधे आईसीयू वार्ड तक पहुंचते हैं।
उन्हें पता था कि रूम नंबर 209 उनकी मंजिल है, जहां एक गैंगस्टर लेटा हुआ है, नाम चंदन मिश्रा। पांचों अपनी पिस्टल निकालते हैं, कमरे के अंदर घुसकर चंदन पे फायर करते हैं, फिर बेधड़क बेखौफ अस्पताल से बाहर चले जाते हैं, बाइक पर बैठकर हथियार लहराते हुए, जश्न मनाते हुए। ये सब 1 मिनट से भी कम समय में हुआ और ये सब सीसीटीवी में कैद हुआ। सब कुछ होने के बाद पुलिस सक्रिय होती है, पांचों शूटर की पहचान कर ली जाती है। तौसीफ, बादशाह, आकिब मलिक, सोनू, मुस्तकिम और बलवंत। 5 में से 3 शूटर फुलवारी शरीफ के हैं, 2 बक्सर के। तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का है, पहले भी कई बार जेल जा चुका है, सुपारी किलिंग में नाम शामिल रहा है। उसके हिरासत में लिए जाने की खबर कई मीडिया हाउसेस ने छापी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल बाकी चारों आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड पर क्या बताया है, आइए सुनते हैं। करीब 5 आदमी अस्पताल में प्रवेश किए थे, एक बाहर ही बैठे हुए थे। वो किसके यहाँ किस रास्ता से आए थे, किस रास्ता से गए, कौन कौन साजिश करता है। शूटर्स में से हम बोल सकते हैं कि शीघ्र ही आपको नजर आएगा, जिसकी पहचान हुई है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं लगातार। साथ ही साथ जो लोग हमको मालूम है कि वो लॉजिस्टिक सप्लाई दिए हैं, रहने का जगह दिए हैं, गाड़ी दिए हैं और भगाने का काम किए हैं, उन पर भी हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। अब बात हत्या के मोटिव की। 36 साल का चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला था। जरायम की दुनिया में कुख्यात नाम, क्रिमिनल हिस्ट्री 1 दशक से पुरानी। उसके खिलाफ बक्सर, आरा, पटना के अलग अलग थानों में हत्या, अपहरण, फिरौती और आर्म्स एक्ट के तहत 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। साल 2011 में हुई केसरी चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केसरी की हत्या के मामले में चंदन सजा काट रहा था। पटना हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पटना के बेऊर जेल में बंद था, 15 दिनों की पैरोल पे बाहर आया हुआ था। लेकिन चंदन की हत्या में एक नाम शेरू गैंग का भी आ रहा है। चंदन मिश्रा और शेरू कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों बक्सर के थे। कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई थी, लेकिन फिर दोनों बड़े अपराधों को अंजाम देने लगे। 2011 में बक्सर मॉडल थाने में हुई जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या हो, या 2011 में ही बक्सर में भरत राय शिवजी खरवार की हत्या, इन सब में चंदन शेरू का नाम शामिल था। हालांकि दोनों की दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई किसी को पता नहीं चला। दोनों ने अपने अपने अलग गैंग बना लिए, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। चंदन की हत्या में शेरू गैंग के नाम को बल सांसद पप्पू यादव के बयान से भी मिलता है। उन्होंने दावा किया कि इस हत्याकांड की साजिश जेल से रची गई थी और शेरू सिंह ने इसे अंजाम दिलवाया था। गैंगमार करवा कौन रहा? पदाधिकारी जेल में बैठ के सबसे बड़ा सोना लूटने वाला सुबोधबा बैठ के मर्डर करवाता, पारस में ढुक के शेरवा ने मर्डर करवाया। चंदन की हत्या से सियासत भी तेज हुई है। बिहार में हो रही हैं एक के बाद एक हत्याएं, शासन प्रशासन बैकफुट पे। विपक्ष के अलावा सरकार के अपने लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा, एक्स पर लिखा, पुलिस का इकबाल क्षय, अधिकारी बने रंक, गुंडे बने विजय और अपराधी बने सम्राट। वहीं एनडीए गठबंधन का हिस्सा और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भी चिंता जताई। एक्स पे लिखा उन्होंने, बिहार में कानून व्यवस्था एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही, अपराधियों का मनोबल आसमान पे है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। सुरक्षा पे उठते सवालों पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान आया। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले कि खराब माहौल बनाने की साजिश की बात कही उन्होंने। 2 गिरफ्तारियों के दावे किए और कहा संभव नहीं है कि एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी रहे। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। इसके अख्तियार में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से नकारात्मक जो है एक संदेश देने का काम करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। पुलिस अपना काम, कानून अपना काम तत्परता से कर रही है। बता दें कि पारस हॉस्पिटल जो है वो पटना के पुलिस मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ दिन दहाड़े इस तरह से मर्डर होना सुरक्षा व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े करता है। एक व्यक्ति की हत्या जो पैरोल पर बाहर आया हो, गैंगस्टर हो,
पुलिस प्रशासन पे गंभीर सवाल जरूर खड़े करने चाहिए भी। अब देखना होगा कि चुनाव से कुछ महीने पहले बिहार का प्रशासन कैसे अपराधों पे लगाम लगा पाता है। बात बिहार की हो रही है तो पीएम नरेंद्र मोदी की भी कर लेते हैं। वो आज मोतिहारी पहुंचे, वहां से विपक्ष पे निशाना साधा, बोले कांग्रेस और राजद की सरकार में विकास नहीं हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। बड़ी खबर में इतना ही। अब बारी सुर्खियों की। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहली सुर्खी में बात आम आदमी पार्टी की। इस पार्टी ने 18 जुलाई यानी आज खुद को इंडिया ब्लॉक से अलग कर लिया। इंडिया का मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। 2023 में बना था। मकसद बीजेपी वाली एनडीए को चुनौती देना। इसमें 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल हैं। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले इंडिया ब्लॉक की ऑनलाइन एक अहम बैठक होने वाली थी जो ऑनलाइन थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी इसमें हिस्सा नहीं लेगी। हरियाणा का चुनाव हम अकेले लड़े, दिल्ली का चुनाव हम अकेले लड़े, बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और 2 राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां भी हम अकेले लड़े, गुजरात और पंजाब के अंदर। तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल नहीं हो रही है और हम एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की भूमिका हमेशा निभाते रहे और वो निभाएंगे। इंडिया ब्लॉक की आखिरी मीटिंग लोकसभा चुनाव के नतीजे के अगले दिन 5 जून 2024 को हुई थी। 21 दल शामिल हुए थे, जिसमें आप और टीएमसी के नेता भी मौजूद थे। अगली सुर्खी, जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उस 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी गई है जो जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर कैश मिलने के बाद बनाई गई थी। जस्टिस वर्मा ने तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश को अमान्य घोषित करने की मांग की है। असल में 14 मार्च 2025 की रात नई दिल्ली के तुगलक क्रेसेंट स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई। आग बुझाते हुए वहां के कैश के बंडल जो है वो बरामद हुए, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीजे शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सीजे जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन की समिति बनाई थी। इन पैनल की रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में विपक्ष को सूचित भी कर दिया है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।